नर्मदेहर पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर और समाज के भिन्न भिन्न व्हाट्सएप ग्रुपों पर संज्ञान सेवा समिति और चिकित्सा सेवा समिति के ऊपर कुछ बहस चल रही है, कुछ तर्क चल रहे हैं, कुछ मुद्दे हैं जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं लीगल एडवाइजर अमिताभ उपाध्याय जी से। अमिताभ भैया, नर्मदेहर नर्मदेहर पिछले दिनों समाज के सोशल मीडिया पे आप बड़े छाए रहे। एक आदेश किसी संस्था के विरुद्ध जो पारित हुआ, आपने सोशल मीडिया के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया। वो कौन सी संस्था कैसे बंद हो रही है, कहीं मर्ज हो रही है, उसका गबन का क्या आरोप है, या ये सारी चीजें निराधार है? निराधार जो आपने शब्द यूज किया है ये टोटल निराधार है। जो बात करने जा रहा हूँ वो आधारित है दस्तावेजी साक्ष्य पर। नारदीय स्वास्थ्य संज्ञान समिति के अंतर्गत कही जाने वाली, अवैधानिक तरीके से चलाई जाने वाली नारदीय स्वास्थ्य सहायता योजना को तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश सहायक पंजीयक महोदय द्वारा फर्म्स एंड सोसाइटी इंदौर संभाग ने जारी कर दिया है। और यही आदेश, यही वो जो संस्था जिसको बंद करने का बोला, जिसका रजिस्ट्रार ऑफिस में कोई संस्था बंद करने का अभी आदेश नहीं आया है। वो आ सकता है, उसकी गुंजाइश है, उसमें थोड़ा समय लगने की संभावना है, पर संस्था अभी बंद नहीं हुई है। उस संस्था के अंतर्गत अवैधानिक रूप से कही जाने वाली नारदीय स्वास्थ्य सहायता योजना को बंद किया है। तो इस योजना को रजिस्ट्रार ऑफिस में पंजीकृत नहीं करवाया था? बिल्कुल नहीं कराया है। तो बगैर पंजीकृत कराए चला रहे थे तो एज अ डिवीजन चला रहे थे, सब डिवीजन चला रहे थे? उनका ऐसा कहना था, जैसे लास्ट टाइम भी आपने बाइट ली थी, मैंने बताया था कि नारदीय स्वास्थ्य संज्ञान समिति पंजीकृत है। उनका ऐसा कहना है कि नारदीय स्वास्थ्य सहायता समिति के संज्ञान समिति के अंतर्गत स्वास्थ्य सहायता योजना को पंजीकरण करने की अलग से आवश्यकता नहीं है। और मैं शुरू से ये कह रहा था कि आप ऐसा अवैधानिक काम नहीं कर सकते, ना किया जाना चाहिए। आपको इस संस्था को सहायता योजना के साथ यदि टैग करना है तो आप विधिवत तौर से उसके अंतर्गत संविधान को संशोधन करें, रजिस्ट्रार साहब से परमिशन लें और उस उद्देश्य के अंतर्गत आप काम करें, अन्यथा नहीं करें। और इसीलिए सहायता योजना को बंद किया गया है। सहायता योजना चलाने में जो त्रुटि हुई है, रजिस्ट्रार ने वो सारी त्रुटियों को स्वीकार किया है, तो वो संस्था पे क्या अफेक्ट आएगा उसका? संस्था पे अफेक्ट आने का तो अभी ऑडिट होना बाकी है। अभी तो बहुत कुछ बाकी है अत्रे साहब, अभी तो शुरुआत ही है। अभी तो सहायता योजना बंद हुई है। अभी सहायता योजना में जो अपने आप को सदस्य कहते हैं वो सहायता योजना के सदस्य हैं भी कि नहीं है, ये भी एक मुद्दा है। वो तो संज्ञान समिति के सदस्य हैं, ऐसा कहा जाने लगा है। तो अभी तो शुरुआत वहाँ से है कि सहायता योजना में कितने सदस्य हैं, सहायता योजना में कितने रुपए इकट्ठे हुए हैं, वहाँ से ऑडिट होना है। उसके बाद संज्ञान समिति पे बात आएगी। संज्ञान समिति जिसके अंतर्गत सहायता योजना चल रही थी, हाँ, जिसको बंद करने का आदेश पारित हुआ, संज्ञान समिति का रजिस्ट्रेशन कब हुआ? और इसमें वो तो मैं सबको बता चुका हूँ। संज्ञान समिति का रजिस्ट्रेशन है, बराबर है, उसके उद्देश्य हैं वो भी रजिस्टर्ड है, उसके नियम है वो भी पंजीकृत है। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके उद्देश्यों में पर कहीं भी सेवा योजना का उल्लेख ही नहीं है। नहीं है। ये जो योजना चला रहे हैं, इसमें की योजना चलाए जा रही थी जो योजना, इसमें का कोई उल्लेख उसमें नहीं है। और न इसमें की योजना चलाई जा सकती है अधिनियम के हिसाब से। आप रुपए लेके सेवा थोड़ी दे सकते हैं, बीमा पॉलिसी जैसी। वो उसका बड़ा पायस उद्देश्य है। वो जिस संस्था के अंतर्गत आप, जिस सोसाइटी में आप रजिस्टर्ड है, फर्म्स एंड सोसाइटीज़ में, वो उस अधिनियम के हिसाब से बड़ा पायस उद्देश्य रहता है। आप पैसा लेकर के सेवा देने का काम तो मुश्किल है। ये तो इसको सेवा कार्य थोड़ी कहते हैं, तो सर्विस है आपकी। भाई आप पैसा ले रहे हो और उसके एवज में कोई सेवा दे रहे हो, तो ये क्या मतलब है? ये कोई सेवा थोड़ी है। बिना पैसा लिए सेवा दो तो बात अलग है, वो सेवा है। बिना उसके
पर सेवा के लिए पैसा कहाँ से आएगा फिर? सेवा के लिए आप इकट्ठा कीजिए पैसा, अगर आपका उद्देश्य है सेवा करने का तो तो आप ये लोगों से पैसा लेकर के उनको सेवा देते हो और फिर आप उनसे लिखवाते हो कि आपको सेवा मिली, बड़ा अच्छा लगा। ये कोई सेवा का कार्य है क्या? आप देखो, मैं बताता हूँ आपको, सारे डॉक्यूमेंट है भाई। आपने किसी एक पर्टिकुलर आदमी को पैसा दिया, आप वहाँ उससे लिखवा रहे हो आपने बड़ा अच्छा काम किया, मेरे को ज़रूरत पड़ी तो आपने पैसा दे दिया, सेवा कार्य आपका अतुलित है। अरे ये एक सेवा कार्य नहीं है, आप सेवा करके भूल जाओ, वो सेवा कार्य है। ये तो आपका गिव एंड टेक है, आपने पैसे दिए तो, और लगातार आपने दिए तो, नहीं दिए तो आप बाहर, आपने कुछ बोला तो बाहर, ये सेवा कार्य नहीं आता। ये ऐसा मेरा मानना है, बाकी समाज का मालूम नहीं मुझे। सेवा कार्य तो वो होता है जो वास्तव में पवित्र तरह से होता है। अब ये पवित्र समाज सेवा नहीं है। वो योजना बंद हो गई। अब जो गबन के आरोप हैं ये समिति पे हैं या योजना पे हैं? अब देखिए अत्रे साहब, ये बड़ा व्यवहारिक मुद्दा है। आप योजना के नाम से पैसे ले करके संज्ञान समिति जो पंजीकृत है उसके अकाउंट में डिपॉजिट कर रहे हैं। सहायता योजना का आपने अकाउंट खोला नहीं क्योंकि खोल नहीं सकते थे, वो पंजीकृत नहीं थी। उसमें आपने सदस्य बनाए नहीं क्योंकि बना नहीं सकते थे, वो पंजीकृत नहीं थी। आपने सारे सदस्य बनाए संज्ञान समिति में। आपने लोगों से पैसा सहायता योजना का लिया और आपने उसको जमा किया संज्ञान समिति में। अब माननीय निरीक्षक महोदय ऑडिट करेंगे, ऑडिट के बाद जो रिपोर्ट आएगी, पहले जो ऑडिट किया था वो मैंने बता दिया कि सब दूर डाल दिया है कि पहले जो ऑडिट किया था, जिन मुद्दों पे जाना चाहिए था वो मुद्दे उन्होंने देखे नहीं। अब जिन मुद्दों को देखना है वो स्पेसिफिक ऑर्डर है, उसमें ही आएगा स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत कितने पैसे लिए, वो पैसे संज्ञान समिति के अकाउंट में क्यों डिपॉजिट करें। अब ये बड़ा मुद्दा है, वो ऑडिटर साहब देखेंगे, निरीक्षक साहब देखेंगे, उसके बाद में कुछ बोल पाएंगे। सहायता योजना के नाम पर संज्ञान समिति के अकाउंट से पैसा गया है। आप समझे दोनों में डिफरेंस। सहायता योजना का कोई अकाउंट नहीं है। संज्ञान समिति ने लोगों को जो मदद की है वो भी रिकॉर्ड पर है, और करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, संज्ञान समिति ये कर सकती है कि नहीं कर सकती उसके उद्देश्यों के अनुरूप, ये अलग मुद्दा है। नहीं, मेरा मानना तो ये है कि आपको जो काम करना है वो संज्ञान समिति के उद्देश्य के हिसाब से आप करते हैं, विधिवत करते हैं तो बहुत अच्छा है और वही करना चाहिए। ये अलग से लोगों को भ्रम में रख के सहायता योजना बनाना और लोगों को ये कहना कि उसको पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। अपने आप प्रॉब्लम क्या है समाज में लोग देखते नहीं हैं, भावुकता में बह जाते हैं। अब वो ज़माना गया। बात 100 रुपये की, 1200 रुपये साल की या 11,000 रुपये की बात नहीं है, बात सिद्धांत की है। कहाँ पैसा दे रहे हो और वो पैसा कहाँ काम में आ रहा है, ये सिद्धांत की बात। संज्ञान समिति के उद्देश्य के हिसाब से काम करे तो किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है। अपने यहाँ पे कोई आगे आकर के किसी बात को सही तरीके से बोलने को तैयार नहीं है। किसी के संबंध आड़े आते हैं, किसी के कोई एहसान आड़े आते हैं, किसी को लगता है कि क्या करना है, जो हो रहा है होने दो, 11,000 ही गए, 100 रुपये ही गए, पर सिद्धांत की बात कोई नहीं करता। इसलिए मैंने तो सोचा है कि सिद्धांत के हिसाब से ही काम करूँगा और समाज को जो बताना है वो बताऊँगा, चाहे लोग मुझे कुछ भी कहें। हाँ, एक भ्रामक प्रचार भी है, या मैं यूं कहूं कि 1-to-1 की लड़ाई भी कही जा रही है कि अमिताभ उपाध्याय और आलोक बिल्लौरे के बीच में कोई संस्थागत लड़ाई नहीं है, ये 1-to-1 कोई द्वेष है। ये तो आलोक बिल्लौरे जी स्वयं दूसरों को कहते आए हैं, पर वो ये नहीं कहते हैं कि मेरा और उनका व्यक्तिगत क्या द्वेष है, विद्वेष है, लड़ाई है, क्या मेरी उनसे फौजदारी लड़ाई है, मारा पीटी हुई है, या कोई पारिवारिक लड़ाई है, या जैसा आपको पहले बातचीत हुई ज़मीन जायदाद की लड़ाई है। आपको बड़ा निश्चित तौर पे सबके सामने क्लियर कहता हूँ कि ना श्रीमान आलोक बिल्लौरे साहब से मेरी पर्सनल व्यक्तिगत रूप से कोई द्वेष है या कोई लड़ाई है, ना और उनके साथ जुड़े किसी से है। मेरी लड़ाई उनके द्वारा किए जा रही कार्य प्रणाली से है, और जो तब तक जारी रहेगी जब तक वो सही काम नहीं करते। अब इसको आप और आपको बताऊं, आलोक बिल्लौरे साहब के व्यक्तिगत केसेस मेरे पास थे, जिनको नहीं मालूम है वो बता दूं। मैंने उनसे कभी फीस की बात नहीं की, आज भी बड़े भाई जैसा मानता हूं। कहीं अगर अकेले मिलते हैं, आजकल तो मेरे को देख के ही निकल जाते हैं, पर अगर मेरे साथ मिले, सामने मिले, तो आज भी उनके पांव छूने को तैयार हूँ। पर ये कोई तरीका नहीं है कि यार गलत काम करे और मैं वो बोलूँ भी नहीं, तो ये मेरे मतलब खून में नहीं है। मैं तो उस खून का हूँ जिन्होंने मंडलेश्वर जेल लीडिंग रूप से तोड़ी थी,
और बड़े मामा ने जेलर को जो बगल में दबाया था, तो उसमें क्या उसी खानदान से हूँ। बिल्लोरे साहब के, आलोक बिल्लोरे साहब के 2 व्यक्तिगत केसेस मेरे पास थे, और जब मुझे लगा कि ये सब काम ठीक नहीं हो रहा है तो मैंने इनको बोला कि भाई ये ठीक नहीं है, और मैंने इनके केसेस वापस करे, और ये कह के कि समाज हित में मैं अब आपके खिलाफ काम करूंगा, आपके मतलब आपकी संस्था के और ट्रस्ट के खिलाफ काम करूंगा, तो कृपा करके आप ये केस ले जाइए। मैंने उनसे फीस भी नहीं ली, ना एक्सपेंसेस के पैसे लिए। मेरे संबंध तो तब भी वैसे ही थे, आज भी ऐसे ही है। वो भले ही कुछ भी इधर उधर कुछ भी कहा करें, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पिछले दिनों आपने यही सोशल मीडिया में डाला था कि एक व्यक्ति 2 जगह मीटिंग में कैसे उपस्थित एक समय पे। एक बात और आपको बता देता हूँ, वो मैं ये आपको सारी चीजें जो चली है, ये इसके अलावा एक चीज़ और चल रही है। हाँ, जो बिल्लोरे साहब और इनके जो अपने वाले हैं, वो प्रसारित कर रहे हैं कि मैंने अपने आप को महासभा का अध्यक्ष बता करके शपथ पत्र दिया है। हाँ। ये देखिए, मेरी टीम की है, इस एप्लीकेशन पे ऑर्डर हुआ है। इस एप्लीकेशन में लिखा है कि शहर का स्थायी निवासी, मेरे बारे में लिखा है। परिवादी मतलब मेरा नाम है। परिवादी मूलतः भारतीय नागरिक होकर संज्ञान में आने वाले आपराधिक कृत्य के लिए विधि अनुसार उसके संबंध में विधिक कार्रवाई करने हेतु स्वतंत्र है। वह इंदौर शहर का स्थायी निवासी है एवं 1993 से माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश खंडपीठ इंदौर एवं माननीय जिला न्यायालय इंदौर के समक्ष वकालत का व्यवसाय कर रहा है। परिवादी नारमदीय ब्राह्मण है एवं अखिल भारतीय नारमदीय ब्राह्मण महासभा का पूर्व मुख्य एवं पूर्व अध्यक्ष संविधान संशोधन समिति का रहकर सारे समाज के हितों को ध्यान में रखकर कार्य किया है। उक्त तथ्य की पुष्टि समाज की पत्रिका नारमदीय लोक पेश है। ठीक है, इज इट क्लियर? वो आदेश न्यायालय ने किया है 22/1/2024 का ऑर्डर है। ये सर्टिफाइड कॉपी है कोर्ट की, ये लगा है टिकट, और कोर्ट ने लिखा है परिवादी द्वारा अधिवक्ता श्री विष्णु कुमार सोनी परिवादी प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत धारा 156(3) दंड प्रक्रिया संहिता पर आदेश हेतु नियत है। आवेदन संक्षेप में इस प्रकार है। मेरा आवेदन मैंने आपको बताया क्या लिखा है। माननीय न्यायालय ने लिखा है, आवेदन संक्षेप में इस प्रकार है कि परिवादी ने अखिल भारतीय नारमदी ब्राह्मण महासभा का पूर्व मुख्य चुनाव अधिकारी एवं पूर्व अध्यक्ष होकर, अब ये पूर्व अध्यक्ष कॉमा के बाद में जो संविधान संशोधन समिति है वो माननीय न्यायालय ने नहीं लिखा, और उसके आगे लिख दिया सारे समाज के। अब वो मुद्दा उठा रहे हैं कि ये अपने आप को अध्यक्ष कह रहा है। ये भी सोचना चाहिए कि मेरे साथ में महासभा अध्यक्ष इनके खिलाफ हैं। अब मैं तो सपने में भी लड़ाई महासभा अध्यक्ष बनने का सोचता नहीं, तो इसमें लिखने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। टाइपिंग त्रुटि क्या उनसे ही होती है? ये क्या कोर्ट नहीं टाइपिंग त्रुटि कर सकता क्या? माननीय न्यायालय को ये नहीं बताया टंकन की मिस्टेक? माननीय न्यायालय को बता दिया ना, वो तो उसका हमारे यहाँ ऑफिस फंक्टस ऑफिशियो एक वर्ड है, एक बार साइन हो गए तो वो चला गया, उसको आप सुधार नहीं सकते। 362 CRPC में आप उसको ऐसे नहीं कर सकते। ये इसकी जो रिवीजन कर रखी है उसमें बताया हुआ है, रिवीजन कोर्ट के सामने अभी पेंडिंग है, चल रहा है, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वो तो जो मेरा फैक्ट है वो तो वो एप्लीकेशन, मूल रूप से जो एप्लीकेशन है पुलिस में, जो सबके सामने है, पुलिस में जो स्टेटमेंट है वो सबके सामने है। उसमें मेन कंप्लेंट भी है, उसमें भी यही है, ये मेन कंप्लेंट है। जो धारा 200 की अभी क्रिमिनल केस चल रहा है ये इन लोगों के खिलाफ चल रहा है, इतने लोग हैं, ये क्रिमिनल केस है। इसमें भी जो तथ्य है वो लिखे हुए हैं। ये जो तथ्य हैं ये लिखा है, इसमें भी यही लिखा है कि पूर्व। अब मैं कहाँ से मैं सपने में भी लड़ने की नहीं सोचता महासभा अध्यक्ष की, तो वहाँ बताने की तो बात दूर है। और दूसरी बात ना, ये सब लोगों को भ्रम करने की स्थिति है। सही बात तो ये है कि समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। महासभा अध्यक्ष तो आपके साथ इस केस में केवल नर्मदा भवन को लेकर है। हाँ, पर है ना साथ में, तो वो जब मेरे साथ में है तो मैं अपने आप को अध्यक्ष कैसे बताऊंगा? और ये ने किया था आपने बीच में कुछ पेपर जो सोशल मीडिया पे डाले थे कि एक व्यक्ति 2 जगह उपस्थित एक ही मीटिंग में, तो वो क्या था? और देखिए, वो मीटिंग ये है, और उसके बारे में सबसे पहले तो आप ये देखो कि उसके बारे में वो 2 कागज़ हैं, उसके बारे में कोर्ट का क्या कहना है, फिर कागज़ बताता हूँ।
अब एक ही समय पर बैठक उल्लेखित है। हाँ, अब इसमें है कि एक ही समय पे बैठक उल्लेखित है और इनके अध्यक्ष, संज्ञान समिति के अध्यक्ष आलोक बिल्लोरे का कथन रहा है कि उक्त बैठक में से जो बैठक तिलक नगर में हुई है वह सही है, अन्य बैठक की प्रति जो दी गई है उसमें कट पेस्ट के कारण गलती हुई है। अब ये कट पेस्ट की गलती क्या होती है मैं अभी आपको बताता हूँ। इसके अलावा इसी बात को इन्होंने कोर्ट में भी कहा है कि तिलक नगर की जो है वो सही है। इनका जो रिटर्न स्टेटमेंट है उसमें इनका ये कहना है कि रजिस्ट्रार फर्म्स एंड सोसाइटी से अथवा पुलिस व बैंक के माध्यम से जिस दस्तावेज के आधार पर एक ही दिन व समय पर अलग अलग स्थान पर मीटिंग दिनांक 10/11/15 का होना बताया गया है, वस्तुतः एक ही मीटिंग दिनांक 10/11/2015 को 3 बजे मणिकांत शर्मा की अध्यक्षता में तिलक नगर में हुई थी। अब ये कह रहे हैं केवल एक ही मीटिंग हुई थी, वस्तुतः ये लिखा है वस्तुतः एक ही मीटिंग तिलक नगर में हुई थी, मात्र कंप्यूटर से कॉपी पेस्ट होने के कारण स्थान की त्रुटि हो गई है। कॉपी पेस्ट के कारण केवल स्थान है कि ये मीटिंग हुई नहीं है, एक ही मीटिंग है। विजयनगर की जो मीटिंग है ये हुई नहीं थी। ये हुई नहीं, और ये बैंक में दी है। ये बैंक विजयनगर वाली मीटिंग के पेपर सबमिट किए हैं बैंक में, भारतीय स्टेट बैंक में। हाँ, ये मीटिंग हुई नहीं ऐसा उनका कहना है। जैसे कोर्ट में स्वीकार किया है अमिताभ भैया कि एक मिस्टेक है, टंकन मिस्टेक है जिसके कारण कॉपी पेस्ट हुआ और सारा हो गया, मगर जब उन्होंने विजयनगर वाले पेपर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में दिए तो उन्होंने बाद में बैंक में भी सुधार करवाया होगा ना। करवाना चाहिए था। मुझे जानकारी ऐसी मिली है कि अभी तक सुधार नहीं करवाया है। मेरी जानकारी हो सकता है गलत भी हो, पर जानकारी मुझे मिली है कि अभी तक सुधार नहीं करा है और ये सुधार कर भी नहीं सकते क्योंकि बहुत ट्रांजैक्शन हो चुका है। अब आप इधर देखो, फिर से आप इधर देखो, 4 विजयनगर, तारीख है 10/11/15, मणिकांत शर्मा जी अध्यक्ष हैं, आलोक बिल्लोरे बैठक आयोजन करता है। ये दोनों एक ही समय अलग अलग जगह दोनों उपस्थित थे। तिलक नगर की जो मीटिंग है पुलिस को इन्होंने अनुसंधान में दिया है, दोपहर 3 बजे या 15 तिलक नगर। अब इसमें जो कॉपी पेस्ट है, त्याग पत्र का उल्लेख है जो स्टेट बैंक में दिया है। अच्छा, इन्होंने जो उस समय के अध्यक्ष रहे हैं उनका नाम, शर्मा जी, उनका नाम जोड़ दिया पत्र है इसमें। हाँ, इसमें उनका नाम जोड़ दिया। बैंक में इसलिए जोड़ा क्योंकि इनके त्याग पत्र के बगैर बैंक का ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते थे, है ना। ठीक है, जो तिलक नगर में दी है। अच्छा, तिलक नगर की बैठक में 4 लोगों का त्याग पत्र है और जिसकी मीटिंग वो सही ठहरा रहे हैं। हाँ, और ये बैंक में जो दी है वो वाई के 5 लोगों के त्याग पत्र का उल्लेख है। ठीक है, अब इसके बाद और आप देखिए, वे और संजय बड़ोले दोनों के सिग्नेचर हैं। विजयनगर वाली मीटिंग में एक और है जिसमें अमिताभ भाई और संजय भाई के भी साइन है, मतलब ये उपस्थित थे। ये उपस्थित थे, ये बैंक में दी, और उनका कहना है कि ये मीटिंग हुई नहीं है, एक ही मीटिंग हुई। अब जो मीटिंग, अच्छा, अमिताभ भाई के आगे अनुपस्थित लिखा हुआ है और ये भी अनुपस्थित है, सिग्नेचर नहीं है, क्योंकि संजय बड़ोले के सिग्नेचर आप देखो तो ये ऐसे सिग्नेचर हैं उनके। संजय बड़ोले जी के सिग्नेचर नहीं मालूम, पर ये ऐसे सिग्नेचर हैं और ये इधर इनके अनुपस्थित है। गुड़ के जो कॉपी करते हैं वही तो पेस्ट करते हैं, तो कॉपी पेस्ट में गलती होती है क्या? मेरे समझ में तो नहीं आई। मैं भी थोड़ा बहुत कंप्यूटर देखा हुआ है, जानता हूँ, थोड़ा बहुत तो जानता हूँ, पर मुझे कॉपी पेस्ट में इसमें की गलती समझ में नहीं आती कि कॉपी पेस्ट में जगह चेंज हो गई, एक जगह तिलक नगर, एक जगह विजयनगर हो गया, एक जगह 4 के नाम है, एक जगह 5 के नाम हो गए, एक में सिग्नेचर है, एक में अनुपस्थित लिखा हुआ है हाथ से। ये कोई कॉपी पेस्ट की गलती होती है क्या? तो कोरम पूरा नहीं हो रहा है। कोरम हो कि नहीं हो ये तो आपके सामने है, अपन तो कॉपी पेस्ट की बात कर रहे हैं। कॉपी नहीं, उनकी स्वीकारोक्ति अगर तिलक नगर है तो तिलक नगर में कोरम भी पूरा नहीं होगा। नहीं, उनके हिसाब से 7 लोग होते हैं, 5 लोग हैं, 5 लोगों ने कर दिया होगा, 7 लोग हैं। अब इनकी आम सभा भी 7 ही लोगों की होती है मेरे पास डॉक्यूमेंट है, सारी आम सभा, विशेष आम सभा, साधारण आम सभा, केवल 7 लोग, यही 7 लोग रहते हैं, वही आम सभा हो गई जो इनके खास है। और हाँ, इन्हीं के खास, और 7 लोगों ने मिल करके आम सभा कर ली और डिसाइड कर लिया, आप अध्यक्ष हैं, आप सचिव हैं, आप फलाने, वो भी बार बार बदले हुए हैं। सेवा योजना के लिए आपने बड़े दमखम से व्हाट्सएप पे चलाया और विरोध भी किया सेवा योजना का। लोगों को जो स्वास्थ्य के लिए पैसा मिलने वाला था, आपने उसका विरोध किया।
तो क्या ये सेवा योजना को उन्होंने कभी उनकी जो संज्ञान समिति है उसमें पास किया था या नहीं किया, या सेवा योजना केवल ऐसी ही एक उपज थी जिसमें कुछ 100 लोगों को जोड़ लिया गया? चलित भाई, ये जो पहले आपने कहा ना लोगों को सेवा के लिए, इलाज के लिए पैसा मिलना था, इसका विरोध किया, ये तो आप वापस ले लो, है ना। ये मैंने कभी नहीं कहा है। मैंने विधिवत काम नहीं किए जाने पे आपत्ति ली है। अब विधिवत आप काम अगर नहीं करोगे तो उसको आप ऐसा नहीं कह सकते कि सेवा योजना में आप किसी मरीज को पैसा दे रहे हो तो वो आपत्ति। मैं तो जेब से देता हूँ, बताता नहीं, और जिसको दिया उससे लिखवाता नहीं। अब आप मुद्दे पे आओ। 16 अप्रैल 2023 को नारंदीय स्वास्थ्य संज्ञान समिति समय पर सहायता साधारण आम सभा हुई है। आयोजक ना इसके जो डॉक्यूमेंट ये लिखा है, चूंकि स्वास्थ्य संज्ञान समिति विधि नियमानुसार संस्था के अपने सदस्यों को सीधे आर्थिक सहायता नहीं दे सकती, अतः आर्थिक सहायता संस्था के सदस्यों को देने के बजाय उनके परिवार के सदस्यों को ही दी जानी चाहिए। इसके विषय में आगामी साधारण सभा में विस्तार से चर्चा कर इसका संतुष्टिकारक हल निकाला जाएगा जो विधि नियमानुसार हो। संस्था अपने स्वास्थ्य सहायता प्रकल्प की प्रस्तावित योजना, अभी योजना बनी नहीं है, प्रस्तावित योजना के विषय में सक्षम शासकीय अथॉरिटी से हर पहलू पर कानूनी सलाह मशवरा कर शीघ्र इसे पूर्ण वैधानिक स्वरूप प्रदान करेगी तथा संज्ञान समिति के संविधान में आवश्यक संशोधन कर उसे वैधानिक स्वरूप प्रदान करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेगी, जो न केवल विधि अनुसार हो बल्कि सदस्यों एवं समस्त समाजजनों के हित में हो। संस्था की इस प्रस्तावित नियमावली संविधान में होने वाले किसी भी संशोधन के विषय में संस्था के समस्त सदस्यों को नियमानुसार सूचित किया जाएगा। कि इस योजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ था, पर इसमें आप एक बहुत बड़ी बात देखो कि ये क्रियान्वयन अभी हुआ नहीं है, उसके पहले 600 सदस्य बना लिए। इसी में लिखा है, ये देखो, प्रबुद्ध जनों ने इस प्रकल्प की सकारात्मक प्रक्रिया जताते हुए आज दिनांक तक 600 से अधिक लोगों ने सदस्यता प्राप्त कर ली। सहायता योजना आपकी क्रियान्वित हुई नहीं, इसके क्रियान्वयन के पहले आपने 600 सदस्य बना लिए। अब आप ये बताइए कि मुझे तो एक भी दस्तावेज ऐसा नहीं मिला कि कोई आकर के ये बताए कि वो स्वास्थ्य सहायता योजना का सदस्य है, या उसको स्वास्थ्य सहायता योजना के नाम पर 100 रुपये की, 1200 रुपये की या 11,000 की रसीद स्वास्थ्य सहायता योजना के नाम पे दी है। मुझे तो आज तक नहीं मिला, इनके पास हो तो मैं नहीं जान सकता। ना इन्होंने कोर्ट में पेश किया है, ना मुझे दिया है। ये सहायता योजना है। सहायता योजना में आपको आम सभा में लोगों को बैग्स बांट कर अपना विज्ञापन करने की कोई आवश्यकता थी? इन्होंने सहायता योजना के बैग्स भी बांट दिए। बैग्स भी बैग बांटे हैं, उसका ऑडिट हुआ है, उसका रिकॉर्ड मेरे पास है। ये गिफ्ट में ये 50,000 रुपये के ये बैग बांटे। ये है मार्च 2023 का ऑडिट है। ये टू गिफ्ट टू मेंबर्स बैग 50,000। ये कम पड़े तो इसके बाद में उन्होंने और बैग बांटे। नारमदीय स्वास्थ्य संज्ञान समिति, यही तो लोचा है। सहायता योजना के नाम पर संज्ञान समिति के अकाउंट से 50,000 के बैग दिए हैं। ये लिखा है गिफ्ट एक्सपेंसेस बीइंग एक्सपेंसेस फॉर 13 पीसेस बैग्स एट द रेट ऑफ 180। ये 2,340 के और बैग लिया है, मतलब 52,000 लोगों को बांट दिए। तो 52,000 रुपए के बैग संज्ञान समिति के विज्ञापन हेतु बांटे। उस पे नाम लिखा समिति का, सहायता योजना की मीटिंग कर रहे हैं, सहायता योजना के नाम से पैसे ले रहे हैं और संज्ञान की मीटिंग कर रहे हैं जिसका रजिस्ट्रार के पास कोई वो नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं है। ये इसमें के बैग्स बांट रहे हैं। ये बैग है, से रुपया ले रहे हो और
इसमें का काम कर रहे हो। अच्छा, इसके अलावा आप देखो हर साल जो इनका अकाउंटिंग हुआ, तो संज्ञान समिति का बैग बटा, इसके अलावा भी संज्ञान समिति ने कोई ऐसे काम किए हैं? संज्ञान समिति के जो दस्तावेज हैं उसके हिसाब से जो उन्होंने काम किए हैं वो मैंने तो कहीं सुने नहीं है। और मेरा जहाँ तक ख्याल है समाज में आपने भी नहीं सुने होंगे। हाँ, नहीं सुने, इन्होंने भी, आपने भी नहीं सुने, मैं भी आपने भी नहीं सुने होंगे जहाँ तक मेरा ख्याल है। अब इनके जो कागज बता रहे हैं वो ये बताते हैं, व्यक्तिकरण पे 38,190 रुपये 31 मार्च 2017 की ये एक्सपेंडिचर अकाउंट है। राष्ट्रीय बालिका दिवस पे 31,482 रुपये हैं। भ्रूण हत्या निषेध कैंपेन पे 8,685 रुपये हैं। मीटिंग एक्सपेंसेस पे 3,425 हैं। टीचर्स को सैलरी दी है 14,600 रुपये। आई कैंपेन पे 4,062 रुपये। चाइल्ड केयर पे 3,126। नशाबंदी है 3,759। ओल्ड एज वेलफेयर पे 4,958 रुपये। एडवर्टाइजमेंट पे भी इन्होंने 5,040 रुपये खर्चा किए। रजिस्ट्रार की फ़ीस 2,000 रुपये है। मिसलेनियस एक्सपेंसेस 4,687 है। एक्सपेंस ऑफ इनकम, अब ये जो 2,000 है ना, ये हर साल इन्होंने लगाए हैं। और ये जो अकाउंट है टीचर्स को काय के लिए दिया, नशा मुक्ति, भ्रूण हत्या, मतलब जो एनजीओ के काम है वो इन्होंने सब किए हैं, वो रजिस्ट्रार को उन्होंने सबमिट किया। इन्होंने सबमिट किया है। काम किए हैं कि नहीं किए ये मुझे नहीं मालूम है, मुझे कोई जानकारी नहीं है। समाज को भी शायद ही जानकारी हो गई काम किए कि नहीं किए, क्योंकि अभी तक जितनी भी पत्र पत्रिकाएं, और आपके जैसा आदमी अगर वहाँ नहीं जाए, आपको भी नहीं बुलाया, आपको भी नहीं मालूम है, कभी आप गए नहीं गए, तो काम हुए कि नहीं हुए ये अपन नहीं कह सकते। हमने तो नहीं देखा ये काम होते हुए। अब समाज को मालूम हो तो मालूम नहीं, पर ये सब इन्होंने ऐसा लिखा है, इसका ऑडिट हुआ है, ऑडिट इन्होंने ही करा है। पर अब जो स्पेशल ऑडिट होना है उसमें सारी चीज़ें आएंगी, क्या होता है वो तो आगे भगवान जाने। पर ये सब काम इन्होंने किए जाना बताया है। जैसे बताया 16 अप्रैल 2023 की मीटिंग में सहायता योजना को मूर्त रूप नहीं दिया गया। ऐसे ही श्री आलोक बिल्लोरे जी ने अपने पुलिस को दिए गए बयान दिनांक 25/7/2023 में ये बात कही है कि समाज के, ये प्रतिलिपि है थाना प्रभारी की, ये आलोक बिल्लोरे जी का स्टेटमेंट है। उसमें वो स्टेटमेंट में कहते हैं, समाज के सदस्यों द्वारा बड़वा में आयोजित 16 अप्रैल 2023 की साधारण सभा में यह विषय पुनः सदन के समक्ष रखा गया, जिस पर उक्त योजना को समाज हेतु लाभकारी होना बताते हुए उस पर आगे भी मूर्त रूप दिए जाने हेतु विचार किया जाना जारी रखने बाबत चर्चा की गई, तथा ये भी चर्चा की गई कि उक्त प्रकल्प पर समस्त समाज जन की सहमति बनने के उपरांत ही उसे मूर्त रूप दिए जाने एवं पंजीयन विभाग से उसका पंजीयन कराने के उपरांत ही गतिविधियां प्रारंभ की जाएंगी। किंतु वर्तमान तक उक्त सहायता योजना मात्र समाज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ही सीमित है। उसका कोई भी क्रियान्वयन नहीं किया जा सकता, ना ही किया जा सकता है। वर्तमान में नारंदी स्वास्थ्य संज्ञान समिति ही एकमात्र समिति के रूप में कार्य कर रही है, जो बाइलास के अंतर्गत होता है। बस। अब सारे आलोक बिल्लोरे जी ने ये कहा है मूर्त रूप नहीं लिया जा सकता, तो फिर ये सहायता योजना का क्यों प्रकल्प चला रहे हो, प्रोपोगेंडा बना रहे हैं? फंड लिया है उसका क्या करेंगे? अब ये तो वो जाने हैं, क्योंकि योजना के नाम पे जो पैसा एकत्रित किया है वो लोगों को भ्रम में डाला है। 100% भ्रम में डाला, और लोग भी इस भ्रम में है कि वो सहायता योजना के सदस्य हैं। उनको यही नहीं मालूम कि वो सहायता योजना में सदस्य है ही नहीं। सदस्यों की जो लिस्ट इनके हिसाब से दी है वो संज्ञान समिति की दी है, ये संज्ञान समिति की लिस्ट दी है उन्होंने। सहायता योजना में एक भी सदस्य नहीं है, बता देना। वही तो मैं खुद जानना चाहता हूँ कि सहायता योजना में इनके कितने सदस्य हैं। पहले इन्होंने सदस्य बनाए थे, इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब मालूम पड़ा कि सदस्यता नहीं बना सकते तो उन्होंने उन सदस्यों को संज्ञान में शिफ्ट कर दिया। शुरुआत में कहा कि सदस्यों के लिए है, फिर कहा कि सदस्यों के परिवार के लिए है। नियमावली अपने मन से बदल दी, एक बनाई, दूसरी बनाई, तीसरी बनाई। लोग क्यों जुड़े थे मालूम है अत्रे साहब? लोग इसलिए जुड़े थे कि पारे साहब, लोग इसलिए जुड़े थे कि अपने गरीब लोगों का तबका जो है उसको सेवा भाव से कहीं ना कहीं से कोई मदद मिल सके। 90% तो ऐसे हैं जिनके सबके बीमा है, उनको ज़रूरत नहीं है। वो बोले 100 रुपये महीना अगर अपना कहीं जाता है और किसी गरीब ब्राह्मण की अपने समाज में कहीं सहायता हो जाती है जिसको ज़रूरत है, तो उसके लिए जुड़े थे।
आप अपने मन से नियमावली बना रहे हैं, पहले सदस्य के लिए फिर सदस्य के परिवार के लिए। अरे सदस्य किसका सदस्य? संज्ञान समिति में तो ये आप कर ही नहीं सकते। सहायता योजना के नाम पे आपके पास सदस्यता है नहीं, आप कहाँ पैसा ले रहे हो? आप लोगों को क्यों भ्रम में रखते हो? लोगों को स्पष्टता से बताओ ना कि संज्ञान समिति है, उसमें हम ये अमेंडमेंट कर रहे हैं, उसके हिसाब से अपन काम करेंगे। कौन मना करता है? ये जो भ्रम में रख करके गलत बता करके लोगों से जो पैसा लेते हैं, ये बहुत गलत है। अब आप दूसरा देखिए, 2015 से आलोक बिल्लोरे साहब अध्यक्ष हैं, बता रहे हैं ना, 2015 से डॉक्यूमेंट भी हैं। अब ये 2016 में शालिनी बंडावाला जी ने त्यागपत्र भेजा है। 20 अक्टूबर 2016 को उन्होंने संस्था सदस्यता से त्यागपत्र देना चाहते हो, त्यागपत्र दिया है। अब ये किस पद पे थी? इन्होंने कहा समिति, इन्होंने पद की बात नहीं करी, स्वास्थ्य संज्ञान समिति में वर्ष 2012 से दिए गए दायित्व जो भी होगा पद, शायद जो भी होगा उससे मालूम नहीं। 2015 को 17/9/2016 को चेक क्रमांक 682747 से शालिनी जी को 30,000 रुपये ट्रांसफ़र हुए हैं सदस्यता का त्यागपत्र देने के बाद। ये किस लिए गए? 2015 से तो बिल्लोरे साहब, महेंद्र कुशवाहा जो नर्मदा भवन का मैनेजर कहलाते हैं, महेंद्र कुशवाहा को 50,000 रुपये ये चेक क्रमांक 167765 से 31/3/2023 को निकाले। ये क्यों निकाले? ये ऑडिट का विषय है, एक्चुअल ट्रांजैक्शन तो बैंक से ही हुआ है। ऑडिट का विषय है, पर ये ऑडिट में आएगा तब ना, पहले तो ऑडिटर ने उसको देखा तक नहीं था, अब ये ऑडिट में आने वाला है, आएगा ये सब मुद्दे। मेरा कहना ये है कि जो नीट एंड क्लीन ट्रांजैक्शन की बात करते हैं वो नीट एंड क्लीन है क्या? ये प्राइमा वैसा ही ऐसा दिखता है कि गड़बड़ है। त्यागपत्र देने के बाद में वो सदस्य तो रही नहीं, फिर 30,000 क्यों निकाले, उनके नाम पे क्यों दिए? कुछ लेन देन बाकी होगा, बाद का चेक ले लिया अकाउंट में पैसा ना होने से। ऐसे तो बहुत सारे चेक गए हैं लेन देन के, बहुत सारे चेक गए जिनका लेना भी था और देना भी था बाकी। जिनका लेना नहीं था उनको भी दिया है, जिनका देना नहीं था उनको उनसे भी लिया है, बहुत सारा ऐसा है। वो सब ऑडिट का विषय है, पर ये आप प्राइमा विषय तो देखो ना। आपने अभी टोटल एक्सपेंडिचर अलग अलग मद में गिनाया, टोटल कितना खर्चा हुआ होगा अगर आप साल दर साल चलें तो? ये पैसा कहाँ से आया और कितना खर्च किया है इसका? देखो कहाँ से आया कहाँ गया ये तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जो उन्होंने डॉक्यूमेंट उसमें है, उसमें हर साल का 1 लाख 1.5 लाख, 1.5 लाख का खर्चा वो बता रहे हैं सब मिला के। मतलब करीब 8-9 लाख रुपए का खर्चा है। हाँ, जो अभी तक उन्होंने किया है हर साल पिछले कुछ वर्षों में। हाँ, तो ये पूरा सेवा योजना का पैसा इसमें खर्च किया है। योजना के पहले से खर्चा करते आ रहे हैं, 2015 से इनका सब चल रहा है। 2015 से अध्यक्ष हैं। हर साल की जो रिपोर्ट उन्होंने, ऑडिट रिपोर्ट और धारा 27-28 के फॉर्म जो बने हैं उसके हिसाब से 2015 के बाद से उन्होंने हर साल के दिए हैं। खर्चा कितना हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, वो सब उन्होंने दिया है। तो महिला सशक्तिकरण है, फलाना है, ढिमका है, वो सब हर साल का दे रहे हैं। तो 2015 से 2022 तक जब तक सेवा योजना चालू नहीं की तब तक इनका सोर्स ऑफ इनकम संस्था का क्या रहा? ये नहीं मालूम कहाँ से आता था पैसा, मुझे नहीं मालूम। ये तो जो अभी मालूम पड़ा है कि सहायता योजना से इकट्ठा किया, वहाँ से मैं पीछे पड़ा हूँ, इसके पहले का मुझे नहीं मालूम। छो तो वो मेरे को मालूम नहीं, क्योंकि तो अकाउंट में शो कर रहा होगा ना कहाँ से आया, अकाउंट में 2022 से है ये 2022 से अकाउंट में आए हैं। उसके पहले नहीं, पहले बैंक अकाउंट नहीं था। बैंक अकाउंट था पर ये अथॉरिटी नहीं थे ना बैंक। ये तो हुई सेवा योजना संज्ञान समिति। अब आगे क्या? क्योंकि जो भ्रम फैल रहा है उसको कहीं ना कहीं समाज हित में आगे बढ़ के कम तो करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा, क्योंकि बात समाज की है और जब बात समाज की होती है तो हमको बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज भी करने रहते हैं। कॉम्प्रोमाइज़ किस बात का? वो कौन आगे आ रहा है? साहब अपनी शर्तों के हिसाब से थोड़ी काम चलेगा, अब तो कानून के हिसाब से काम चलेगा। शर्तों के हिसाब से काम करना गया, अपने समाज के बड़े बड़े प्रतिष्ठित लोगों ने अच्छी तरीके से समझा के देख लिया, पर अगर कोई सामने वाला समझने को तैयार नहीं है, कॉपी पेस्ट की गलती है, टंकन त्रुटि है, मानवीय त्रुटि है, वो करते जाएं तो ये कब तक? और फिर दूसरा ये कि ये विघ्न संतोषी, फलाना ढिमका, अरे ये कोई आप लीगल लॉजिकल ढंग से बात तो करो, समझने की कोशिश तो करो, क्या कहना चाह रहा हूँ, क्या नहीं कहना चाह रहा हूँ, क्या समाज के हित में है। अल्टीमेटली चाहता क्या है समाज?
समाज यही चाहता है ना, मिलजुल के सब ढंग से काम करो, विधिवत काम करो, एक दूसरे की मदद करो। ये क्या बेवकूफ़ बना बना के मदद करना होता है क्या? ये इसको ज़बरदस्ती समाज सेवा होती है। हर महीने जमा करो, पैसे जमा करो, नहीं तो तुम्हारी सदस्यता ख़त्म कर देंगे। तुम पैसे जमा करो, नहीं तो तुमको 6 महीने बाद सहायता नहीं देंगे। ये कोई सहायता है क्या? बताओ आप, ये कोई समाज सेवा है क्या? आपने 6 महीने तक पैसे नहीं दिए तो आपकी सदस्यता ख़त्म, आपके सेवा का आपका राइट क्लोज। पर कुछ रूल्स तो बनाने पड़ते हैं। तो रूल्स बनाओ ना, रूल्स बनाओ, उसको फ्रेम करो, उसको रजिस्टर कराओ, उसके अंतर्गत काम करो। और क्या कहना है मेरा? यही तो कहना है। यही कह रहा हूँ, बार बार ये कह रहा हूँ कि भाई विधिवत काम करो, जो कानून कहता है उसके हिसाब से करो, उसको फ्रेमवर्क में लाओ। आपको अगर अधिनियम कहता है कि आप पैसा लेकर के काम करो तो आप करो, और अगर उसके बाद आप ऐसा उल्टा सुल्टा करो, आप बोलने को तैयार नहीं, दूसरा आदमी बोलने को तैयार नहीं, तो क्या मैं भी दूध में की मक्खी है वैसे ही लेके निकल जाऊं? मेरे से नहीं होगा ये काम। समाज को बहुत क्लियर तरीके से बता दिया है कि मेरे को न किसी पद पे जाना है, न मुझे कोई चुनाव लड़ना है, न मुझे कोई वो नर्मदा भवन से अन्य जगह से उसमें का कोई अलंकरण लेना है। वैसे भी अलंकरण का कोई इंपॉर्टेंस तो रहा नहीं है, कोई मतलब नहीं है। ना मेरे को किसी से कोई ऐसी सहायता चाहिए। भाई मैं मेरी सिद्धांत की लड़ाई लड़ रहा हूँ, मेरे साथ बहुत सारे अपने वाले आ गए हैं जो इस समाज को ठीक करने के लिए काफ़ी है। ये ऐसे तो आप भी आंख बंद करके रह जाओगे, मैं भी आंख बंद करके रह जाऊँगा, तो भैया इसमें का काम क्या चलते रहने देना है? देखो, मैनेज करना होता है, मैनेज कर रहे हैं वो, मुझे भी समझ में आता है कि कहाँ मैनेज कर रहे हैं कहाँ नहीं कर रहे हैं। जहाँ मैनेजेबल है वहाँ ठीक है, जहाँ पे आप अंधाधुंध बिल्कुल काम करोगे तो ये कैसे बर्दाश्त होगा? आप अगर कोई सही बात बोलते हो तो आपको ग्रुप से हटा देते हैं, आप अगर कुछ पूछते हो तो ग्रुप से हटा देते हैं। क्या दादागिरी है? ये कौन सी समाज सेवा है? आप अपने ग्रुप पे रह करके आप अपने लोगों को ही संतुष्ट नहीं कर सकते। वो 5, 7, 10 जो आप छोड़ दो जो उनके साथ में आमते घूमते करते हैं, अरे पर वो भी तो लीगल बात करो ना। ये कागज़ देखने के बाद में अगर आप आंखों पे पट्टी बंधी है और आपका मुंह नहीं खुल रहा है तो लानत है आपकी समाज सेवा पे। भाई कितने लोग बोलते हैं आप बताओ मेरे को, कितने लोग हैं जो सही का साथ देते हैं? आपने देखा है? कौन बोलता है? आज मैं हूँ, मेरे साथ में जितने मेरे साथी आए सब साथ में हैं, पर उनके अलावा कौन बोलता है? किसी की हिम्मत होती है? क्यों नहीं होती? काय को डर लगता है? किस चीज़ का डर है? कहीं ना कहीं रेले हैं, कहीं ना कहीं आपके नीचे कुछ ना कुछ गड़बड़ है, या आपको आपका स्वार्थ है कि आप चाहते हो, आपको फलाना कोई सम्मान दे दिया, आपको माला पहना दी, मंच पे बैठा दिया, अरे मेरे को बैठाओ, मैं नीचे आके बोलूँगा। जो सही है उसको बोलने में कोई गलत नहीं है, बोलना चाहिए। और भाई समाज कैसे चलेगा? वो कर रहा है अपना का, अपने को क्या करना है, चलने दो, 100 रुपये दे दिए, चलने दो। क्यों चलने दो भैया? प्रॉपर जगह प्रॉपर सेवा हो रही है कि नहीं हो रही है, आपके पैसे का सदुपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये किसको देखना है? कौन से संज्ञान समिति में 52,000 रुपये के मैंने अभी आपको बताया बैग्स बांट दिए, किसी गरीब की सेवा नहीं हो सकती थी? कई लोग मर गए पूछ के कि भाई ये दस्तावेज देखेंगे। अरे काय के दस्तावेज देखेंगे? कौन सी तुम्हारी डॉक्टर्स की टीम देख रही है? सरकारी डिपार्टमेंट में वहाँ बोले वहाँ इलाज चल रहा है, अपने एमवाई में वहाँ फ्री में इलाज होता है, कोई ज़रूरत नहीं है। कैंसर की लास्ट स्टेज है, अरे उसको मर रहा है, उसको अच्छा ढंग से मरने के लिए पैसा दे दो ना। आप सेवा ही करना चाहते हो तो आपका पैसा तो है नहीं, लोगों का पैसा है, इकट्ठा है, क्यूमुलेटिव है, तो आप उसको बेचारे को मतलब मर रहा है तो उसको अच्छे से, उसको शांति से मरने के लिए दवाई तो मिल जाएगी, दर्द तो कम होगा, उतना तो सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए? काय की सेवा हो रही है फिर? ये शर्तों के अधीन कोई सेवा काम होता है क्या? आपने कभी सुना है कि ये तूने ऐसा करा तो ही मैं तेरी सेवा करूँगा? तो ये सेवा की परिभाषा तो जान लो भाई। समाज में सेवक हो, आप करो, सेवा करो, सेवा की कोई वो नहीं है, हम आपका साथ देंगे, हमारे साथी जितने हैं वो सब साथ देंगे, पर आप समाज सेवा का जज्बा तो रखो। और आप जिसको सेवा कर रहे हो उससे लिखवा के कोर्ट में पेश कर रहे हो कि भाई मेरे को बहुत अच्छी सेवा करी, मेरे को फलाना कर दिया। अभी बीच में तो आपने देखा होगा मतलब सेवा का पैसा जो ज़्यादा चला गया उसको भी वापस मांगने का कुछ आया था, वो भी मैंने देखा है, सुना है। पर ये कोई सेवा होती है क्या? मेरे को फलानी योजना में लगाना है, तू समझता नहीं, अरे फलानी योजना में लगाना है, जो दे चुका है उसको मांगना है। ये सेवा मेरे हिसाब से कोई सेवा नहीं है। सेवा आप बिल्कुल निस्वार्थ तरीके से सेवा करो, आप जेब से लगा दो और आप भूल जाओ। आप याद रखते हो, लोगों को बताते हो, काय को बताना? तो ये सेवा का एक तो परिभाषा बहुत अलग है शैलेंद्र भाई, और समाज को जागृत होना पड़ेगा। ये तो एक काम चालू किया है मैंने,
जो मेरे साथ अभी बहुत सारे लोग आ गए हैं, अभी और बहुत सारे काम करने बाकी हैं जो धीरे धीरे होंगे। और दूसरी बात बताता हूँ, ये सबको देख के बहुत सारे संस्था और बहुत सारे ट्रस्ट बड़ा विधिवत काम कर रहे हैं, करना चालू हो गया है, और किसी न किसी को आगे तो आना पड़ेगा। अब वो बोलते हैं आप दादागिरी करते हो, आप लड़ाई करते हो, ज़बरदस्ती लड़ते हो, तो हाँ लड़ते हैं। बार बार कहता हूँ, मेरा व्यक्तिगत दोष, व्यक्तिगत विद्वेष, व्यक्तिगत बैर, व्यक्तिगत लड़ाई आलोक बिल्लोरे साहब से बिल्कुल नहीं है, आज भी नहीं है, ना आगे रहेगी। ये उनका भ्रम है, वो जो फैला रहे हैं कि ये आज भी सामने आए तो यहाँ बैठ के हम साथ में खाना खाएं, मुद्दे की बात करें तो मैं मुद्दे की बात करूं, दादागिरी की बात और फिर मैं देख लूँगा ना फलाना है ना, उल्टी सुल्टी बातें ये समझ में नहीं आती। समाज सेवा ऐसी नहीं होती है। शर्तों के अधीन कभी समाज की सेवा हुई है? तो इस केस में आगे क्या होगा? देखो आगे क्या होगा, मैं बता रहा हूँ, फौजदारी क्रिमिनल केस चालू है। जहाँ मैनेज करना था उनने मैनेज कर लिया, जहाँ मैनेज नहीं होता वहाँ आगे बढ़ रहा है केस। और ये भी सबको समझ में आता है क्या हो रहा है। कोर्टों में एकदम से काम नहीं होता, और जब होता है तो बड़ा बढ़िया काम होता है। आजकल तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब ने आंखों पे से पट्टी भी हटा दी है और न्याय की मूर्ति की, एक हाथ में तलवार दे दी है। तो अब न्याय भी बदल गया है, पहले अलग था अभी अलग है। ये धीरे धीरे होगा। और वो मैं कई बार वो शेर भी बोलता हूँ, अंदाज़े आशिकी का मज़ा आप जानिए। अंदाज़े आशिकी मतलब समाज सेवा की बात कर रहा हूँ। अंदाज़े आशिकी का मज़ा आप जानिए, अंजाम आशिकी का मज़ा हमसे पूछिए। रफ्ता रफ्ता भूले हैं उन्हें मुद्दतों के बाद, किश्तों में खुदकुशी का मज़ा हमसे पूछिए। तो भैया कि यहाँ तो किश्तों में खुदकुशी होती है, एकदम से नहीं होती, धीरे धीरे आदमी खुदकुशी करता है। तो ये धीरे धीरे काम बढ़ेगा, वो होगा ज़रूर। बिल्कुल सही बात है अमिताभ भैया, आपकी जो सोच है, आपका जो काम करने का तरीका है, ये कहीं न कहीं समाज हित में जरूर आएगा। युवाओं को भी आपसे बहुत ज़्यादा अपेक्षा है, और युवा कई जो इस फील्ड में है वो आप जैसा बनना भी चाहते होंगे। कई लोगों ने आपको अपना आइडल भी बनाए रखा होगा, और ऐसे आइडल को समाज की ज़रूरत भी है। मैं चाहता हूँ युवा प्रेरणा ले, और जो गलत हो रहा है उसको गलत कहें, जो सच हो रहा है उसका साथ दे। तो मैं चाहता हूँ अमिताभ भैया, आपकी आवाज़ समाज के जन जन तक पहुँचे, और समाज हित के कार्य में समाज आगे बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। नर्मदे हर, नर्मदे हर। मेरे परिवार के लिए मेरी पहली पसंद ब्रह्ममणि भाजी ऑर्डर करें।